शाम का धुंधलका धीरे धीरे गांव के चारों ओर फैल रहा था। खेतों के ऊपर बैठा धुआं आसमान में हल्की परछाइयां बना रहा था। हवा में मिट्टी और बारिश की गंध थी। ये वही महीना था जब बारिश अचानक शुरू होती और बिना बताए थम जाती। विजय अपने पुराने स्कूटर पर काम से लौट रहा था। वह पास के कस्बे में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में काम करता था। रोज की तरह उसने दुकान बंद की, अपनी थैली उठाई और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही पुराना मोड़ आता था जहां एक सूखा सा बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव के लोग उसे भूत वाला पेड़ कहते थे, पर विजय जैसी व्यावहारिक सोच रखने वाला आदमी ऐसी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था। उसने कई बार लोगों को कहते सुना था कि उस पेड़ के नीचे रात में औरत की हंसी सुनाई देती है, मगर उसने हमेशा इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया। उस दिन जब वह वहां पहुंचा तो सड़क के किनारे उसकी नजर किसी चीज पर अटक गई। बरगद के नीचे कीचड़ में पड़ी एक गुड़िया थी, लेकिन यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। उसकी बनावट बेहद सुंदर थी। बड़ी बड़ी नीली आंखें, सुनहरे बाल और हल्की मुस्कान जैसे किसी असली बच्ची के चेहरे पर हो। गुड़िया का ड्रेस थोड़ा गंदा था, पर उसके भीतर कुछ था जो अजीब सा आकर्षण पैदा कर रहा था। विजय स्कूटर रोककर नीचे झुका। उसने गुड़िया उठाई, उस पर से मिट्टी झाड़ी। गुड़िया के चेहरे पर हल्की नमी चमक रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने रोया हो या बारिश की बूंदें उस पर गिरी हों। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बिल्कुल रिया को पसंद आएगी। रिया उसकी 5 साल की बेटी थी, नटखट, हंसमुख और गुड़ियों की दीवानी। हर बार दुकान से लौटते वक्त वो कुछ न कुछ खिलौना मांगती थी। आज तो बिना मांगे ही उसे एक खूबसूरत गुड़िया मिलने वाली थी। विजय ने गुड़िया को अपनी थैली में रखा और स्कूटर स्टार्ट किया। बरगद के पेड़ के पीछे कहीं से एक बहुत धीमी सरसराहट सी आवाज आई, वो मेरी है। विजय ने पीछे मुड़कर देखा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ की टहनियां झूम रही थी। उसने सिर झटक दिया। हवा है, कुछ नहीं। घर का सन्नाटा रात के करीब 8 बज चुके थे। विजय का घर गांव के बाहरी हिस्से में था। एक मंजिला छोटा सा मकान, जिसके बाहर तुलसी का चौरा और भीतर दीवारों पर रिया की टंगी हुई ड्राइंग्स। विजय की पत्नी अनिता रसोई में थी। आ गए आप? उसने पूछा। हाँ, आज तुम्हारी गुड़िया लाल के लिए कुछ लाया हूं, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया दौड़कर बाहर आई। 2 चोटियां, गुलाबी फ्रॉक और आंखों में वही चमक जो हर पिता को मोहित कर देती है। क्या लाए पापा? देखो ये। विजय ने थैली से गुड़िया निकाली। रिया की आंखें फैल गईं। वाह, कितनी सुंदर है। इसके बाल तो बिल्कुल असली जैसे हैं। विजय और अनिता दोनों ने हंसते हुए उसकी खुशी देखी। रिया ने गुड़िया को गले से लगाया, फिर बोली, इसका नाम होगा मीरा। ठीक है मीरा, विजय ने कहा, पर संभाल के रखना, पुरानी चीज लगती है, कहीं टूट न जाए। रिया ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। रात का खाना खाकर सब सोने चले गए। आधी रात को हल्की बारिश फिर शुरू हो गई। आधी रात की फुसफुसाहट करीब 1 बजे विजय को ऐसा लगा जैसे रिया के कमरे से कुछ आवाज आ रही है। रिया, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह धीरे से दरवाजा खोलकर भीतर गया। कमरे की बत्ती बंद थी, पर चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। रिया अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी और उसके बगल में वही गुड़िया रखी थी। विजय ने राहत की सांस ली और वापस जाने लगा। तभी उसने देखा, गुड़िया की आंखें खुली हुई थी। उसने झुककर गौर किया। हाँ, आंखें खुली थी, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। विजय ने सिर झटका। शायद रोशनी का भ्रम है। वह कमरे से निकल गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गुड़िया की गर्दन धीरे धीरे रिया की तरफ मुड़ी और एक बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तुम मेरी बेटी हो। अगली सुबह सुबह रसोई से अनिता की आवाज आई, रिया दूध पी लो। कमरे से कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर गई, देखा इस बिस्तर खाली था। रिया, वो पूरे घर में ढूंढती रही, आंगन, बाथरूम, छत, यहां तक कि बगीचे में भी, कहीं नहीं। वो घबराकर चिल्लाई, विजय। विजय दौड़कर आया। क्या हुआ? रिया नहीं है। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने सारे कोने छान मारे, घर के बाहर पड़ोसियों के घर तक देख डाला। घंटे बीतते गए। दोपहर तक उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
थाना इंचार्ज राणा सिंह कुछ सिपाहियों के साथ आए। उन्होंने घर का निरीक्षण किया, सवाल किए। किसी से दुश्मनी है आपकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, विजय बोला। बच्ची को आखिरी बार कब देखा? रात को सोते वक्त। एक सिपाही कमरे में गया और बोला, सर यहाँ ये गुड़िया पड़ी है। राणा सिंह ने गुड़िया उठाई। अरे ये तो बड़ी सुंदर चीज है। लेकिन तभी साथ खड़ा एक कांस्टेबल सूरज सहम गया। सर ये गुड़िया, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ? राणा ने पूछा। मैंने इसे पहले देखा है सर, 3 साल पहले, जब हम हरिद्वार के जंगल वाले केस में गए थे। वहां भी एक बच्ची गायब हुई थी और उसी के कमरे में ये गुड़िया मिली थी। विजय सन्न रह गया। क्या बकवास है ये गुड़िया मुझे सड़क किनारे पड़ी मिली थी, किसी की पुरानी होगी। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर उस केस में भी बच्ची मरी मिली थी, पेड़ पर लटकी हुई। सन्नाटा छा गया। अनिता की आंखों से आंसू बह निकले। आप क्या कह रहे हैं? वो चीख पड़ी। राणा सिंह ने गंभीर होकर कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां से ये गुड़िया मिली थी। शाम ढलने लगी थी जब पुलिस जीप उस बरगद के पेड़ के पास पहुंची। विजय ने इशारा किया, यहीं से मिली थी। पेड़ अजीब सा दिख रहा था। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह फैली थीं और ऊपर की डालियां घनी छाया बना रही थीं, जैसे किसी ने इस जगह को सालों से छुआ तक ना हो। कांस्टेबल सूरज ने धीरे से कहा, सर ध्यान से रहिएगा, ये जगह ठीक नहीं लगती। सबने चारों ओर टॉर्च की रोशनी फैलाई। कुछ देर खोजने के बाद सब थक कर वहीं बैठ गए। विजय पेड़ की तरफ देखने लगा। बारिश रुक चुकी थी, हवा बिल्कुल ठंडी थी। विजय ने ऊपर नजर उठाई और उसका खून जम गया। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रिया का शरीर लटका हुआ था। उसकी गर्दन एक बेल में फंसी थी, चेहरा नीला पड़ चुका था और उसके हाथ में वही गुड़िया थी, मुस्कुराती हुई, जैसे कुछ हासिल कर लिया हो। अनिता चीख पड़ी। विजय भागकर पेड़ के नीचे पहुंचा। पुलिस ने रस्सी काटकर शरीर नीचे उतारा। विजय ने बेटी को बाहों में लिया। ठंडा बेजान शरीर, आंखें खुली हुई पर उनमें कोई चमक नहीं। राणा सिंह ने धीरे से कहा, हमें पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। विजय ने सिर झुका दिया। पहले मैं खुद देखना चाहता हूं। उसने बेटी के चेहरे को सहलाया। तभी अचानक गुड़िया उसके हाथ से लुढ़ककर मिट्टी में गिर गई और उसी पल गुड़िया की नीली आंखें लाल हो गई। कांस्टेबल सूरज पीछे हट गया। सर देखिए, ये बदल गई। विजय हिल गया। ये क्या है? राणा ने सख्त आवाज में कहा, सब लोग यहां से हटो, इसे सबूत के तौर पर रखो, कुछ तो है इसमें। रात तक पूरे गांव में खबर फैल गई, रिया मर गई। हर तरफ शोक का माहौल था। अगले दिन सुबह सुबह विजय और अनिता अपनी बेटी के शव को श्मशान ले गए। लोग रो रहे थे, मंत्र गूंज रहे थे। लकड़ियों के ऊपर रिया का शरीर रखा गया। अनिता का रोना थम नहीं रहा था। विजय कांपते हाथों से आग लगाने को बढ़ा। उसने मशाल उठाई और लकड़ियों को छुआ, पर आग नहीं लगी। फिर कोशिश की, फिर नहीं लगी। तेल डाला, सूखी लकड़ी डाली, कुछ नहीं। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहीं बच्ची पर कुछ तो नहीं, शायद शाप है। तभी वहां खड़ा एक साधु आगे बढ़ा। सफेद केसरिया वस्त्र, लंबी जटा, आंखों में अजीब तेज। उसने कहा, रुको। सब उसकी तरफ देखने लगे। वह धीरे धीरे आगे आया और रिया के माथे को देखा, फिर जमीन पर पड़ी गुड़िया की तरफ देखा। ये आग नहीं लेगी, साधु बोला। क्यों? विजय फूट पड़ा। क्यों नहीं? मेरी बेटी है वो। साधु ने शांत स्वर में कहा, ये तुम्हारी बेटी नहीं है बेटा, ये उसकी बेटी है, उस आत्मा की जो इस गुड़िया में बसी है। तुमने उसकी गुड़िया छीन ली थी, अब उसने तुम्हारी बेटी ले ली। विजय का दिल धड़क उठा। आप क्या कह रहे हैं? साधु ने आगे कहा, इस पेड़ के नीचे सालों पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी, अपनी बेटी के साथ। दोनों की लाशें इन्हीं जड़ों के पास मिली थी। उस औरत की आत्मा अपनी बच्ची को खोजती रही और जब कोई बच्चा इस गुड़िया को पकड़ता है तो वो मान लेती है कि उसकी बेटी मिल गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अगर तुम मरना नहीं चाहते, साधु बोला, तो इस बच्ची को वापस वहीं रख दो जहां से ये मिली थी, वरना वो आत्मा तुम्हें भी ले जाएगी। अनिता रो पड़ी।
पर यह हमारी बच्ची है, हम इसे कैसे छोड़ दें? साधु ने आंखें मूंद ली। उसकी आत्मा इसे पहले ही ले चुकी है, अब सिर्फ शरीर बचा है। रात को भारी मन से विजय और अनिता उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी। उन्होंने बेटी के शरीर को धीरे से जड़ों के पास रखा। विजय ने कांपते हाथों से गुड़िया भी वहीं रख दी। अनिता बिखरती हुई बोली, रिया, उठो ना बेटा। पर कोई जवाब नहीं आया। दोनों भारी कदमों से लौटने लगे। कुछ दूर जाकर विजय ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। पेड़ के नीचे कोई नहीं था, ना बेटी ना गुड़िया। बस हवा में वही आवाज गूंज रही थी, अब वो मेरी है। विजय और अनिता जब बरगद के पेड़ से लौटे तो बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। आसमान से गिरती बूंदें मिट्टी में समा रही थी और हर बूंद के साथ जैसे जमीन कराह उठती थी। दोनों चुप थे, कोई आंसू नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ भीगा हुआ सन्नाटा। घर पहुंचकर अनिता बिस्तर पर गिर पड़ी। काश मैंने उसे अकेला न छोड़ा होता, वो बुदबुदाई। विजय ने बस खिड़की बंद की और कमरे की बत्ती बुझा दी। रिया के बिना घर सूना लगने लगा था। दीवारों पर टंगी उसकी ड्राइंग्स अब हर वक्त किसी की निगाहें बनकर देखने लगती। टेबल पर रखी अधूरी कलर बुक, तकिए के नीचे रखी छोटी सी हेयर क्लिप, हर चीज उसके होने की याद दिलाती। दिन गुजरते गए पर नींद विजय और अनिता के पास नहीं लौटती थी। रातों में कभी कभी ऐसा लगता मानो कमरे में किसी बच्चे की हंसी गूंज उठी हो। कभी खिलौनों की आवाज आती तो कभी दरवाजा अपने आप धीरे से चरमरा उठता। विजय अक्सर खुद को समझाता, ये सब मन का भ्रम है, दुख की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। और अनिता को यकीन था, रिया अभी भी यहाँ है। वो जो वापस आ गई एक शाम जब सूरज ढलने वाला था। विजय घर के बाहर चौखट पर बैठा था। हवा में बरगद के पत्तों की हल्की गंध अब भी बनी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और भीतर जाने लगा। दरवाजा खुला और उसकी नजर सीधे सोफे के नीचे गई। वहां कुछ पड़ा था, गुड़िया, वही नीली आंखों वाली, सुनहरे बालों वाली मीरा, वही मुस्कान, वही हल्का गंदा फ्रॉक, वही निगाहें जो सीधे दिल में चुभ जाए। विजय का दिल थम गया। नहीं, ये तो मैंने पेड़ के नीचे छोड़ दी थी, फिर ये यहां कैसे? उसने गुड़िया उठाई, हाथ कांप रहे थे। अनिता! वो चिल्लाया। अनिता रसोई से दौड़कर आई। जैसे ही उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई, विजय, इसे फेंक दो, अभी फेंक दो इसे। लेकिन ये यहां आई कैसे? मत पूछो, फेंक दो इसे। विजय ने बिना कुछ बोले गुड़िया को उठाया और घर के बाहर फेंक दिया। वह सड़क पर जाकर गिरी और अंधेरे में गायब हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली। पर रात होते होते जब अनिता पानी लेने उठी, वो देखकर जड़ हो गई। गुड़िया फिर सोफे पर बैठी थी। अब उसके गाल पर लाल निशान था, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, और होंठों के किनारे हल्की मुस्कान थी, और वो पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। रात का समय, घर में अंधेरा, बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। विजय करवटें बदल रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से कहा, पापा। वह झटके से उठा। रिया? कमरे में सन्नाटा था, पर दरवाजा थोड़ा खुला था और वहां से हल्की हवा के साथ खिलखिलाहट सुनाई दी। वह दरवाजे के पास पहुंचा। गलियारे में कोई नहीं, बस दूर कोने में पड़ी गुड़िया, जिसका चेहरा अब अंधेरे में भी चमक रहा था। वह उसे उठाने झुका, तभी गुड़िया की आंखें झपकी। विजय पीछे हट गया। नहीं नहीं, तभी अचानक बिजली चमकी और एक पल के लिए उसने देखा गुड़िया के पीछे खड़ी रिया की परछाई, भीगी ठंडी नीले होंठों वाली। पापा, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ा है? विजय चीख उठा। रिया! और तभी सब कुछ गायब। बत्ती चली गई। घर में बस हवा की सिसकियां रह गई। अगली सुबह अनिता का चेहरा पीला पड़ा था। उसने बताया, विजय, कल रात कोई मेरे पास खड़ा था। कौन? रिया जैसी कोई बच्ची। उसने कहा, मां, मैं ठंडी हूं, आग नहीं लगी थी ना मुझे? विजय ने उसे चुप कराने की कोशिश की। बस अब और मत सोचो, हम पागल हो जाएंगे। मैं इस गुड़िया को खत्म कर दूंगा। उसने गुड़िया उठाई और आंगन में जाकर आग लगाई। लकड़ियों के बीच गुड़िया को रखा, माचिस जलाई, पर फिर वही हुआ, आग नहीं लगी। विजय ने कई बार कोशिश की, गुड़िया बस धुआं छोड़ती रही, लेकिन जलती नहीं थी।
जैसे किसी ने उसे अग्नि से अमर बना दिया हो। उसी वक्त हवा तेज चली और विजय को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें उसे लौटाना नहीं चाहिए था। अगले दिन विजय ने उस साधु को ढूंढा जो श्मशान में मिला था। वह नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। बाबा, वो गुड़िया फिर लौट आई। साधु ने आंखें खोली। मैंने कहा था वो आत्मा अधूरी है, उसने बेटी खोई थी और जब तुमने उसकी गुड़िया छू ली तो तुम उसकी दुनिया में प्रवेश कर गए। अब क्या करूं? विजय ने रोते हुए पूछा। अब वो गुड़िया सिर्फ किसी एक का नहीं, पूरे घर का हिस्सा बन चुकी है। वो जब तक अपनी मां को नहीं पाएगी चैन नहीं लेगी। मां? हाँ, वो आत्मा जो पेड़ पर मरी थी, उसे मुक्ति नहीं मिली। तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा। कैसे? बरगद के पेड़ के नीचे आधी रात को लौटो, लेकिन अकेले मत जाना। रात के करीब 12 बजे। आसमान काला, बिजली चमक रही थी। विजय ने हिम्मत जुटाई, गुड़िया को साथ लिया और पेड़ की ओर बढ़ा। पीछे से अनिता भी आ गई। मैं भी चलूंगी। बरगद के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। पत्तों में सरसराहट, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विजय ने गुड़िया जमीन पर रखी। देखो, मैं इसे वापस ले आया हूं, उसने कहा। बस हमारी बेटी को छोड़ दो। पहले तो सन्नाटा, फिर अचानक हवा का एक झोंका उठा। पेड़ की डालियां कांपने लगी। ऊपर की ओर एक धुंधली आकृति दिखी। एक औरत, लंबा भीगा हुआ बाल, सफेद साड़ी और उसकी गोद में वही गुड़िया। तुमने मेरी बेटी छीन ली थी, आवाज आई। विजय कांप गया। नहीं, मैंने तो बस उसे पाया था। मेरा नाम मालिनी है, वह आत्मा बोली। सालों पहले मैं यहां अपनी बेटी के साथ आई थी। गांव वालों ने हमें डायन कहा और हमें मार डाला। मेरी बेटी इसी गुड़िया के साथ खेल रही थी। अब वही गुड़िया मेरा एकमात्र रिश्ता है और तुम्हारी बेटी उसकी जगह ले चुकी है। विजय चिल्लाया। मेरी बेटी को छोड़ दो। मालिनी की आंखें जल उठी। तुम्हारी बेटी अब मेरी है। तभी पेड़ के नीचे की जमीन फटने लगी। काले धुएं का बादल उठा और विजय ने देखा गुड़िया खुद चल रही थी। उसकी आंखों में लाल रोशनी और उसके होंठों पर वही मीठी भयानक मुस्कान। गुड़िया ने धीरे से कहा, पापा, अब चलो घर। विजय वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली, वह घर के बिस्तर पर था। अनिता पास बैठी थी। वो आत्मा, वो, अनिता बोली, हम वहां से भाग आए, पुलिस वालों ने हमें लाकर यहां छोड़ा। विजय ने इधर उधर देखा। कमरे के कोने में गुड़िया रखी थी, साफ, नई, चमकती हुई, जैसे किसी ने उसे प्यार से संवारा हो। विजय के दिल में सिहरन दौड़ गई। उसने देखा गुड़िया के होंठ अब भी मुस्कुरा रहे थे, पर इस बार बहुत हल्के से उसने सुना, पापा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।